अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। कल यानी कि 31 अक्टूबर को बिलाखिर PIA की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बोली का इनेकाद किया गया और जो आगाज़ में 6 जो पार्टियां थीं उन्होंने दिलचस्पी का इजहार किया था, लेकिन जब बात ऑक्शन यानी कि बोली पर आई, खरीदारी की आई, तो उस वक्त सिर्फ एक ही जो कंसोशियम या एक ही जो ग्रुप है वो बचा था जिसने फिर बोली दी और बोली एज यूजुअल उसको पब्लिक इवेंट था उसको लाइव दिखाया भी गया। लेकिन उसमें हुआ कुछ, कोर्स जो मिनिमम एक प्राइस हुकूमत पाकिस्तान या प्राइवेटाइजेशन कमीशन की तरफ से रखी गई थी 85 अरब रुपए, ज़ाहिर है कि वो स्टार्टिंग प्राइस थी। तो जो बोली मिली PIA की खरीदारी के लिए 60% उसके जो शेयर्स थे वो सिर्फ 10 अरब रुपए। और शहबाज, ज़ाहिर है कि अभी तक क्योंकि इस प्रोसेस यही होता है कि जब आप प्राइवेटाइजेशन करते हैं उसको एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना वो वफाकी काबीना करती है। तो एज ऑफ नाउ ऑफ कोर्स ये जो ऑफ़र है, जो ब्लू वर्ल्ड सिटी एक रियल स्टेट की कंपनी है, उनकी तरफ से ऑफ़र आई है, वो जो ऑफ़र अभी भी वो स्टैंड करती है और अभी तक हुकूमत पाकिस्तान यानी कि वफाकी गवर्नमेंट ने कोई फाइनल फैसला नहीं किया कि इस बिड का क्या करना है। एम आई राइट? कामरान, लीगली स्पीकिंग यस, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि 85 अरब रुपए में और 10 अरब रुपए में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये दोनों जो पार्टीज थी इस केस में, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और ब्लू वर्ल्ड सिटी, जो बेसिकली एक रियल एस्टेट डेवलपर है, एक जो रियल एस्टेट के सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है, जिसका एविएशन का ना कोई एक्सपीरियंस है और जो उसने कंसोशियम बनाया था उसमें भी, और उनका वैसे एक टेलीविजन चैनल भी है उनका, वो भी उन्होंने रिसेंटली बनाया है, बट उनका एज सच कोई ना एक्सपीरियंस एविएशन इंडस्ट्री का जो, और कंसोशियम भी था उनका, उसके अंदर भी एविएशन से रिलेटेड कोई कंपनी नहीं थी, कोई पार्टनर नहीं था उनका। तो मुझे वो अल्फाज याद आ जाते हैं उनके, अब्दुल अलीम खान साहब प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर। तो चंद माह पहले उन्होंने लोकल और इंटरनेशनल मीडिया के कुछ लोगों को बुलाया, हमसे एक इंटरेक्शन हुआ, तो उस इंटरेक्शन में उनसे एक सवाल हुआ कि जो बाकी कंपनीज हैं इनकी समझ आती है, जो 6 पार्टीज शॉर्ट लिस्ट हुई थी इस प्रोसेस के अंदर, उनकी समझ आती है कि अगर वो डायरेक्टली एविएशन के बिजनेस में नहीं है तो उनके पार्टनर्स हैं या उनके कंसोर्टियम के अंदर आपको लोग कुछ इस तरह के नजर आते हैं, कंपनीज नजर आती हैं। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी का क्या एक्सपीरियंस है, ये कैसे शॉर्ट लिस्ट होगी? अलीम खान के ये अल्फाज थे जो प्राइवेटाइजेशन के मिनिस्टर हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी जो कंपनी है वो संजीदा कंपनी नहीं है इस प्रोसेस के अंदर, और वो सिर्फ इस कैंपेन का हिस्सा बने और पब्लिसिटी उनको मिल रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब जो सूरत हाल कुछ ऐसी बनी कि जो संजीदा पार्टीज थी वो वन बाय वन वो सारी निकल गई प्रोसेस से, एक पार्टी बची ब्लू वर्ल्ड सिटी, और लगता ऐसे है कि कल दोनों ने एक दूसरे को बेल आउट किया, दोनों स्टकअप हो गए थे। एक ने 10 अरब रुपए की ऑफर कर दी और दूसरी पार्टी ने 85 अरब रुपए की मिनिमम प्राइस जो है वो डिटरमिन कर दी। जो मिनिमम प्राइस थी वो ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा रखी गई थी, शायद इससे ज़्यादा ही प्राइस होती है, ये जो भी होती है इसके मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं, हम उसके अंदर नहीं जाएंगे। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस सारे प्रोसेस के अंदर कि जिस तरीके से इस प्रोसेस को रन किया गया, एक स्पेक्टेकुलर फेलियर था ये। और आपने जो बात की ना, लोगों को शायद ये कंफ्यूजन होगी कि मिनिमम प्राइस का मतलब ये नहीं होता कि उस प्राइस पे ये बिकेगी, वो मिनिमम एक प्राइस है, वहां से बोली शुरू होती है। आमतौर पर अगर एक से ज्यादा लोग होते भी सकती है और बिक भी सकती है, बट यूजुअली देखा गया जब एक से ज्यादा कोई भी, ये तो आप PIA को फरोख्त कर रहे हैं, किसी भी गाड़ी को, किसी भी चीज को आप फरोख्त करने जाते हैं, तो जब एक मिनिमम प्राइस से शुरू होती है तो अगर एक से ज्यादा उसके खरीदार हैं तो अगर वो खरीदना चाहते हैं तो उनमें एक मुकाबला ऐन मुमकिन है कि 100 अरब तक जा सकती थी, उससे ऊपर भी जा सकती थी। लेकिन क्योंकि मैदान में खरीदारी एक था तो उसने कहा कि और खरीदार भी वो जो तो मजे लेने आया था और बस गया। ठीक है, अगर इसको सादा जुबान में, कल बल्कि कुछ ऐसा हुआ कि इसका प्रोसेस अगर नाज़रीन को थोड़ा सा बता दें कि जो बिडिंग का प्रोसेस होता है, सबसे पहले एक फाइनेंशियल एडवाइजर हायर किया जाता है, जो इस केस में EY अर्नेस्ट एंड यंग एक ग्लोबल कंपनी थी, उनको हायर किया गया और पाकिस्तान ने उस वक्त अपनी तारीख की हाईएस्ट प्राइस उनको 2 अरब रुपया दी उस कंपनी को। इसका ये जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस था, इसकी ट्रांजेक्शन थी, इसका स्ट्रक्चर सारा डिजाइन करने के लिए
उसके बाद फिर रोजावेल्ट होटल का एक एफ ए हायर हुआ, उसकी कीमत इससे भी ज्यादा है, तकरीबन 2.1 अरब रुपया। उस कंपनी को हायर किया गया, उस कंपनी ने एक ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर दिया, उस ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर के ऊपर टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड्स इन्होंने मंगवानी थी। जो टेक्निकल बिड्स आई उसमें 8 पार्टी सामने आई, 8 में से 6 पार्टियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया जिनको टेक्निकली क्वालिफाई किया गया। उसमें 2 अहम शराइत थी क्वालिफिकेशन के लिए कि मिनिमम जो नेट वर्थ होनी चाहिए उस पार्टी की या उस कंसोर्शियम की वो 30 अरब रुपया होनी चाहिए। तमाम 6 की 6 पार्टीज इस पे मीट करती थी। दूसरी जो शर्त वो ज्यादा इंपॉर्टेंट कि उसका सालाना जो टर्नओवर है वो 200 अरब रुपए से ज्यादा होना चाहिए। इस केस में जब ये मामला बोर्ड के पास गया तो जो ब्लू वर्ल्ड सिटी थी इसके हवाले से कुछ सवालात हुए कि ठीक है, ऑडिटर्स ने कहा कि इसका जो टर्नओवर है वो 200 अरब रुपए सालाना है, बट उस पर कुछ सवालात थे जिनको उस वक्त बोर्ड में दबा दिया गया। फिर अगला प्रोसेस ये होता है कि बिडिंग होती है, फाइनेंशियल बिड्स इनवाइट की जाती हैं, उसके लिए प्राइस डिटरमिन होती है। जो प्राइस डिटरमिन हुई वो प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने उसको एक रेंज दी गई थी 80 से 85 अरब रुपए की, इसमें कोई डिटरमिन कर दें। प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने जो प्राइस डिटरमिन की वो थी 85 अरब और 3 करोड़ रुपया। वो प्राइस फिर कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन जिसको इसाक डार साहब चेयर करती है उनके पास गई, उन्होंने उस प्राइस को अप्रूव कर दिया। वो फिर जब प्राइस है वो लाई गई सामने, पहले जो बिड थी उसको ओपन किया गया जिसमें कीमत निकली 10 अरब रुपया, और जो उसके बाद फिर बताया गया कि ये जो प्राइस है मिनिमम हुकूमत की वो 85 अरब रुपया। फिर एज पर प्रोसेस एज पर रूल्स आधे घंटे का टाइम दिया गया बिडर को कि आप इसको मैच कर लें। तो कामरान जो आधे घंटे का टाइम था उसमें हम गप्पे मार रहे थे एक दूसरे के साथ, तो एक सीनियर गवर्नमेंट रैंकिंग ऑफिसर उनसे ऐसे बात हो रही थी। मैंने कहा क्या ख्याल आपका, मैच करेंगे? कहते कर भी सकते हैं। तो मैंने कहा आपको लगता है इनको देखकर और ओवरऑल जो आपकी इंटरनल असेसमेंट ये मैच करेंगे? तो आगे से चुप कर गए। गवर्नमेंट को भी पता था ये प्रोसेस फेल होने जा रहा है, किसी भी वफाकी वजीर ने इस बिडिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं किया था। कुछ तो वज़रा वैसे मुल्क से बाहर थे, जो पाकिस्तान के अंदर भी थे, उसने किसी ने ज़हमत गवारा नहीं की कि उस वेन्यू पे आ जाए। 2 सेक्रेटरीज थे वो आ गए। बहरहाल अब सवाल यह है कि ये हो गया, लेकिन इसमें बहुत सारे पीछे ऐसी चीजें हैं जिसको अब जो है वो अवाम के सामने बहुत जरूरी है आई थिंक, क्योंकि ये बहुत अरसे से जब केयर टेकर गवर्नमेंट भी आई थी और इसके ऊपर आई थिंक तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका इत्तेफाक राय है कि पीआईए को प्राइवेटाइज हर सूरत में होना चाहिए, अदरवाइज उसका कोई चांस नहीं है। और गवर्नमेंट ने रीस्ट्रक्चरिंग भी की, जो कह सकते हैं कि बैड पीआईए थी, कुछ 600-650 अरब रुपए का कर्जा जो है वो अपने सर भी लिया ताकि जो खरीदार है उसके लिए एक बेहतर हालत में उसको वो इदारा मिले या पीआईए मिले और फिर उसको आगे वो चला सके। अब इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है, मसलन इंटरनेशनल मीडिया ने भी जो रिपोर्ट किया कि जो बाकी कंपनीज निकल गई जो शायद उनकी जो क्रेडेंशियल्स थे वो ब्लू वर्ल्ड सिटी से ज्यादा बेहतर थे अगर वो खरीदार होते, तो उसमें जो एक चीज सामने आई है जिसको हमारे लिए आप फर्दर डिटेल्स भी बताएंगे, जो उन्होंने कोट किया कुछ लोगों को विदाउट नेमिंग देम, कि जो सबसे बड़ी वजह थी कि क्यों नहीं शामिल हुई। उन्होंने कहा कि बावजूद इसके कि इस डील के अंदर सॉवरेन गारंटीज होती, हमें इस बात की जमानत नहीं है कि जो भी ये गवर्नमेंट अगर डील करती है तो उसको वो ऑनर करेगी, उसको सॉवरेन गारंटीज के बावजूद, क्योंकि एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है रियासत पाकिस्तान का, स्टेट ऑफ पाकिस्तान का, वो एक डील करते हैं और गवर्नमेंट कल अगर चेंज हो जाती है या चेंज नहीं भी होती तो फिर उसके अंदर तब्दीली आ जाती। तो ये बहुत बड़ी एक वजह है जो आई थिंक क्लियरली लैक ऑफ ट्रस्ट है गवर्नमेंट के ऊपर और गवर्नमेंट के इदारों के ऊपर, कि इस वजह से लोग कामरान देखिए, पाकिस्तान में मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए पिछले 2 साल से बहुत ज़्यादा कोशिशें हुई हैं। इन्हीं कोशिशों का नतीजा था कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनी। फवाद हसन फवाद को प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर लगाया गया केयर टेकर गवर्नमेंट में। शुरू में उन्होंने ज्वाइन किया, थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया। फवाद ने काफ़ी काम किया, वो एक प्रोसेस को बड़ी रैपिड स्पीड के ऊपर वो उन्होंने रन करवाया और एक जगह पर जाके छोड़ गए। अब जो आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, मसला ये है कि जब फैसले निज़ाम की बुनियाद के ऊपर, कवानीन और रूल्स की बुनियाद के ऊपर ना हो और पर्सनल जो विम्स हैं, ख्वाहिशात हैं, वो ख्वाहिशात अच्छी भी हो सकती है और मुल्क के फ़ायदे के लिए भी हो सकती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक बात बड़ी क्लियर है कि कोई भी जानबूझ के, कोई वजीर आजम हो, कोई मिलिट्री लीडरशिप का हो, कोई भी हो, कोई जानबूझ के अपना काम अपने मुल्क को खराब नहीं करना चाहता। लेकिन इंटेंशन यहाँ पर यही है कि एक गैर मुनाफा बख्श इदारा इससे जान छुड़ाई जाए, वो सारी चीजें अपनी जगह पे थी।
बट सवाल यहाँ पे ये था कि जब आप निज़ाम को, प्रोसेस को ओवर रूल करके किसी और जगह पे कुछ काम करते हैं तो उसका रिएक्शन कहीं और लाजमी आता है। हम गैर मुल्की सरमायाकारी नहीं ला सके, हमें कहा गया कि $70 अरब की सरमायाकारी आएगी, $25 अरब सऊदी अरब से, $25 अरब कतर से, $25 अरब जो है मुत्तहिदा अरब अमारात से। और ये जो मैं फिगर्स कोट कर रहा हूँ, ये फिगर्स खुद जो SIFC की एपेक्स कमेटी के सेक्रेटरी थे, उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड ये मीडिया को दिए। नहीं हुआ, आज हमें बताया जा रहा है तालियां मारो, $3 अरब की कमिटमेंट दे दी है। भाई $25 अरब की कमिटमेंट थी, हमसे $3 अरब की कमिटमेंट के ऊपर तालियां क्यों बजवा रहे हो? आपने एक भी डॉलर अभी तक जो अताउल्लाह साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो किधर है? मतलब डॉलर तो नजर नहीं आ रहे। अब ये जो है बात जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि यहाँ पे क्या हुआ है, एक तो मैंने आपको बता दिया कि जो प्रोसेस था उसको इफेक्टिवली फाइनेंशियल एडवाइजर ने रन नहीं किया। ये कंपनी कैसे ऊपर आ गई किसी को समझ नहीं आई। जो बाकी पार्टीज थी, जो सीरियस पार्टीज थी, वो पीछे हट गई। वो किन वजूहात की वजह से पीछे हटी वो हम नाज़रीन को बता देते हैं। कारणन 5 पार्टीज थी, जिसमें फ्लाई जना जिनका एयरलाइन का एक्सपीरियंस है, एयर ब्लू उनका एयरलाइन का एक्सपीरियंस है, फिर एथेनॉल ग्रुप है, आरिफ हबीब ग्रुप है और यूनुस ब्रदर्स ग्रुप है। ये 5 पार्टीज दूसरी थी जिन्होंने टेक्निकली क्वालिफाई किया पूरा, जो उन्होंने PI की छानबीन की, उसके बाद उन्होंने अपनी शराइत रखी, हुकूमत ने वो शराइत नहीं मानी, वो पीछे हट गए। इसमें मेरी इत्तला ये कि 2 पार्टीज इंतहाई सीरियस थी, मैं नाम नहीं लूंगा। उसमें एक पार्टी ने किसी जगह पे, अब चूंकि उन्होंने बिड नहीं डाली तो हम उसका नाम नहीं ले रहे, उसने, और उस वक्त उनको मिनिमम प्राइस का भी नहीं पता था। उनके ख्याल में जो PI की सूरत हाल है, और अगर हुकूमत उनकी शराइत मान ले तो रफली कोई $275 मिलियन के आसपास, या जो कि तकरीबन $75 अरब बनता है, 75-76 अरब रुपया, उसके आसपास वो शायद ऑफर करते, लेकिन वो प्रोसेस में आए नहीं। जो नॉन निगोशिएबल क्लॉज थी, जो 5 पार्टीज पीछे हट गए, कुछ ऐसे टैक्सेस थे जैसे अगर आप जहाज, क्योंकि PI बैठ चुका है, PI को चलाने के लिए नए जहाज चाहिए 30-40। टैक्स के कवानीन ये कहते हैं कि जो जहाज नया लिया जाएगा, ये लीज पे भी लिया जाएगा, उसके ऊपर 18% GST देना पड़ेगा एडवांस में आपको। बिडर्स ये कह रहे थे कंपनी बैठी हुई है, अगर किसी ने मुत्तहिदा अरब अमारात में, कतर में बिजनेस करना है और जहाज ले, उनके ऊपर ऐसा कोई टैक्स नहीं है। हम बाहर से जहाज भी लाएं, आपको 18% GST भी दें, ये नहीं होगा, इसको खत्म करें। हुकूमत खत्म कर नहीं सकती थी क्योंकि IMF का प्रोग्राम है, आपको टैक्स एग्जम्पशन नहीं दे सकते। ये एक बहुत बड़ा एक फैक्टर बना। फिर दूसरा इसमें जो एम्प्लॉइज वाला इशू था, एम्प्लॉइज का इशू जो है वो इससे बड़ा एक फैक्टर था। एम्प्लॉइज के लिए वो कह रहे थे कि हम इनको नहीं रखना है, एम्प्लॉइज को, कोई 7320 के करीब एम्प्लॉइज हैं जो अभी सर्विंग हैं। उन्होंने कहा जी हम इनको चेक करेंगे और जो रखेंगे उसको कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर रखेंगे, इनकी तमाम जो परमानेंट एम्प्लॉय स्टेटस है वो खत्म हो जाएगा। इसके ऊपर मसला था। फिर गारंटेड इन्वेस्टमेंट हुकूमत कह रही थी, जो वाकई चाहिए थी $500 मिलियन से $700 मिलियन तक की उसमें इन्वेस्टमेंट PIA में होनी है, और उसकी वो गारंटीज हुकूमत मांग रही थी जो कि इनको मांगना चाहिए थी कि इलेक्ट्रिक एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, उसके ऊपर वो इन्वेस्टर नहीं माने। तो ये जब ये फैक्टर सारे बने, फिर उसके ओवर एंड अबव एक पॉलिटिकल जो सूरत हाल थी। अब्दुल अलीम खान साहब एक अच्छे नफीस इंसान है, लेकिन वो हर चीज के लिए जाते थे सागदार साहब के पास, जो कैबिनेट कमेटी में प्राइवेटाइजेशन के भी चेयरमैन है, और प्राइम मिनिस्टर ने PI की जो प्राइवेटाइजेशन की ट्रांजेक्शन थी वो भी उनके हवाले की हुई थी। डार साहब का एक अपना इसमें एक मौकिफ होता था, उनका एक अपना एक स्ट्रॉन्ग व्यू होता है हर चीज के ऊपर। तो वो सारी चीजें, बॉटम लाइन इसकी ये है, इसको प्राइवेटाइज करने के लिए, और जो मेरा खदशा भी था, जब PIA को 2 हिस्सों में बांटा गया, उसकी बैलेंस शीट PIA के ऊपर 825 अरब रुपए का कर्जा था। फैसला यह हुआ कि 625 अरब रुपया रफली वो वहां से PIA की बैलेंस शीट से उठाकर गवर्नमेंट अपने ऊपर ले लेगी। एक गवर्नमेंट होल्डिंग कंपनी बनाई, गवर्नमेंट के ऊपर जाएगा, गवर्नमेंट के ऊपर नहीं जाएगा, टैक्स पेयर्स के ऊपर जाएगा। उसमें जो सबसे बड़ा पैसा था, तकरीबन 268 अरब रुपया कमर्शियल बैंकों का कर्जा, वो उन्होंने उधर पार्क कर दिया। उसकी सर्विसिंग गवर्नमेंट करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पैसा देगी। मेरा उस वक्त ये खदशा था, और मैंने ऑन द रिकॉर्ड ये बताया वजारत खजाना को भी और प्राइवेटाइजेशन कमीशन को भी, और उस वक्त फवाद से भी कहा मैंने कहा खदशा मेरा ये है कि होगा ये कि अभी आपने इसका कर्जा उठाया, वहां से कंपनी की बैलेंस शीट से उठा के आपने टैक्स पेयर्स के ऊपर डाल दिया, फिर आप इसकी प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएंगे, और खुदा ना खास्ता अगर प्राइवेटाइजेशन नहीं होती, ये जो कर्जा ये तो आ गया ना इस बैलेंस शीट के ऊपर, टैक्स पेयर इसको सर्विस करेंगे। 13 अरब रुपया माहाना जो था इसका नुकसान एस्टिमेटेड था उस वक्त। अब तो इसकी बैलेंस शीट पब्लिक नहीं की जा रही ना। 13 अरब रुपया इसका माहाना नुकसान था, और 13 अरब रुपए में तकरीबन 8 से 9 अरब रुपया कर्जों के ऊपर सूद था। तो अगर आप वो 9 अरब रुपया आपने साइड कर दिया, पीछे 4 अरब का खसारा बना। तो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू ये था, जो अब मुझे खदशा कहीं दुरुस्त साबित ना हो जाए, कि कंपनी कहेगी या हुकूमत कहेगी ये रह गया 4 अरब 3 से 4 अरब 36 अरब रुपए से 48 अरब रुपए सालाना, ये मैनेज हो सकता है, इसको इसकी परफॉर्मेंस बेहतर करते, इसको प्राइवेटाइज नहीं करती। ये चीज है। मैं ब्रेक के जाने से पहले सबसे बड़ा कंसर्न व्हाट नेक्स्ट, क्या ऑप्शंस है गवर्नमेंट के पास, क्योंकि ये तो प्रोसेस बिल्कुल फ्लॉप हो गया, और
मतलब बहुत मुश्किल से इस स्टेज के ऊपर आया था। पहले भी अटेम्प्ट्स हुए, अब ये बुरी तरह नाकाम हुआ है, तो व्हाट इज नेक्स्ट? देखिए, इस वक्त एज पर दी लॉ 2 ऑप्शन है हुकूमत के पास। नंबर 1 कि बिड तो ये 10 अरब वाली पार्टी ने दे दिया, इनकी मेहरबानी ये तो नहीं मैच कर सकते, तो इनको री एडवर्टाइज करना पड़ेगा। नंबर 1 वो री एडवर्टाइज करेंगे, उसमें एक नया इसमें एक सारा एक प्रोसेस आएगा, उतना टाइम लगेगा, वो सारी चीजें होंगी। दूसरा इसके अंदर इशू ये हो सकता है, या एक ऑप्शन ये हो सकती है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील कर ली जाए, कतर से कर ले, मुत्तहिदा अरब अमारात से, सऊदी अरब से, जो कि नहीं हो रही। इन्होंने बड़ी अटेम्प्ट की, पहले नहीं हुआ। G2G नहीं हो रहा, इन्वेस्टर का ट्रस्ट नहीं है, इन्वेस्टर्स की विलिफिकेशन हो रही है पाकिस्तान के अंदर, वो नया पैसा लगाने को तैयार नहीं, ना डोमेस्टिक ना फॉरेन। तो ये 2 ऑप्शन, दोनों में से एक ऑप्शन गवर्नमेंट पिक कर सकती है। लेकिन नाज़रीन, बात ये है कि एट द एंड ऑफ द डे ये एक सियासी नाकामी है हुकूमत की, और ये जो नाकामी है ये सिर्फ हुकूमत को शेयर नहीं, इसका बोझ ब्यूरोक्रेसी ने भी उठाना है। कोई भी ऑप्शन लेने से पहले, चाहे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील पे जाना है, चाहे हुकूमत ने इसको री एडवर्टाइज करना है, रिस्ट्रक्चरिंग की तो बात खुदा रहा बिल्कुल ना कीजिएगा, आप नहीं कर सकते। रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब ये होता है ये ट्रांजैक्शन नहीं होगी। उससे पहले आपने प्राइवेटाइजेशन कमीशन को मजबूत करना है। आपने जो पॉलिटिकल प्रोसेसेस है अप्रूवल्स की, हुकूमत को चाहिए कि उसको बेहतर करे। जब तक एक इसके अंदर एक शफाफियत नहीं आएगी, स्ट्रेंथनिंग नहीं होगा कमीशन, जो पॉलिटिकल कमेटीज हैं जिनको हेड करते हैं लोग, उनके अंदर अपने मामला सीधे नहीं होंगे, इस किस्म की कोई भी ट्रांजैक्शन कामयाब नहीं होगी। और लास्टली PIA का जो सेटबैक है, कहीं ये पावर सेक्टर के सेटबैक की सूरत में सामने ना आए। हो सकता है कि फिर पावर सेक्टर की जो है वो प्राइवेटाइजेशन वो भी डिले ना हो जाए। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक ऐसी चीज की तरफ हम जाएंगे और ऐसा इशू डिस्कस करेंगे जो शायद कभी किसी ने सोचा भी ना होगा कि ऐसा भी हो सकता है पाकिस्तान में। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात की अगर आप बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि अगर पाकिस्तान का इस वक्त कोई पुरएतमाद दुनिया में दोस्त है तो वो चीन है। चीन हर तरह से मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का उसने साथ दिया, वो पाकिस्तान की मैशत हो, जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो पाकिस्तान के कोर इंटरेस्ट हों उनको प्रोटेक्ट करने के लिए चीन हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। और एक हिस्ट्री है दोनों मुल्कों के दरमियान, क्योंकि जब चीन इंटरनेशनल आइसोलेशन का शिकार था तो वो पाकिस्तान ही था जिसने चीन की इंटरनेशनल आइसोलेशन को ख़त्म किया। चीन और अमेरिका के दरमियान जो डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हैं उनको एक राह हमवार की और फिर वो UN का मेंबर बना, UN सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बना। और अच्छे दोस्त की निशानी ये होती है कि वो अगर आपने कोई उसको फेवर दिया है तो कभी भूलता नहीं है। तो वो जो पाकिस्तान ने माजी में उनके ऊपर एहसानात किए थे, आज तक फिर चीन जब एक दुनिया की बड़ी ताकत बन गया तो वो एहसानात के जो बदले हैं वो आज भी चुका रहा है। लेकिन शहबाज, इस हफ्ते अगर हम पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात की बात करें, जैसे आपने कहा कि गैर मामूली एक वाकया हुआ जिसको मेरे ख्याल में अवॉइड किया जा सकता था। आप उस तकरीब में मौजूद थे जो चाइना एट 75 इस्लामाबाद बेस्ड एक थिंक टैंक है जिसने इस तकरीब का इनेकाद किया था। वहाँ पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार भी मौजूद थे और चीन के सफ़ीर भी वहाँ पर मौजूद थे। सबसे पहले क्विकली नरेट करें कि वहाँ पर क्या ऐसा हुआ जो आई थिंक कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा हो सकता है दोनों मुल्कों के दरमियान। कामरान, अहम इवेंट था और उसकी अहमियत की वजह से जो उसके गेस्ट थे, चीफ गेस्ट आपने बताया इसहाक डार साहब थे, चाइनीज़ एम्बेसडर जो थे वो भी वहाँ पे मौजूद थे। और एज़ पर प्रोटोकॉल पहले जो स्पीच की वो एक ब्रीफ एड्रेस था, मुशाहिद हुसैन सैयद का होस्ट थे। उसके बाद चाइनीज़ एम्बेसडर रोस्टरम पे आते हैं और बड़ी ही एक अच्छी और नपी तुली तकरीर करते हैं वो, जिसमें पाकिस्तान की इकनॉमिक जो कंडीशंस हैं उसमें जो बेहतरी आ रही है उसको वो अप्रिशिएट करते हैं और मुस्तकबिल में आगे ताउन को CPEC के हवाले से मजीद बढ़ाने की बात करते हैं। उन्होंने कहा जो एक इम्पॉर्टेंट मिशन आया पाकिस्तान में, विजिट हुआ उनका चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर का, उसमें उन्होंने कहा जो इम्पॉर्टेंट कंसेंसस अचीव हुआ मिलिट्री और सिविलियन लीडरशिप के साथ और हम CPEC को आगे लेके बढ़ रहे हैं। बड़ी अच्छी तकरीर हुई। उसके बाद वो चले गए। उसके बाद आए इसहाक डार साहब, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, स्टेज के ऊपर एज यूजुअल उन्होंने कुछ 1.5 घंटे की तकरीर की रफली। उसमें बहुत सारी जगहों पे डार साहब ने ऐसे रिमार्क्स दिए जो पाकिस्तान की एक ओवरऑल एक पॉलिसी है कि वो किसी एक कैंप में नहीं जाना चाहता, वो चीन के कैंप में नहीं जाना चाहता, वो वेस्ट के कैंप में नहीं जाना, वो दोनों के साथ काम करना चाह रहा है। उस पॉलिसी को भी वो निगेट कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने इस चीज को बड़ा क्रिटिसाइज किया कि अमेरिका किस तरीके से चीन को दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी बनने से रोक रहा है। तो हमारा तो इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं बनता था, ना चाइना ने इसके ऊपर कोई बात की थी उस फोरम के ऊपर जहां पे हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए।
दूसरी जो चीज़ जहाँ से सारी बात शुरू हुई वो ये थी, डार साहब ने एक अच्छे माहौल में और एक अच्छी नीयत से, जो वाज़े हो रहा था उनकी बात करने के स्टाइल से, उन्होंने कहा कि चाइनीज़ जो है दुनिया में कहीं भी सिक्योरिटी से रिलेटेड ख़तरात हों तो अपने नेशनल्स को वहाँ पे काम के लिए नहीं भेजते, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते। चीनियों की जो ज़िंदगी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चाइनीज़ लीडरशिप के लिए। लेकिन उन्होंने कहा मेरी मौजूदगी में चाइनीज़ लीडरशिप ने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि पाकिस्तान इज़ एन एक्सेप्शन, पाकिस्तान सिर्फ वो वाहिद मुल्क है दुनिया का जहाँ पे हम इस चीज़ की परवाह नहीं करते। मतलब उसका ये था, किसी ने भी उस वक्त ये नहीं सोचा था कि ये एक लाइन, एक जुमला जो है एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देगा जो पाकिस्तान के लिए भी और चाइना के लिए भी एम्बैरेसिंग हो सकती है। स्पीच खत्म हो गई उनकी, वाइंड अप हो गया, मैं उसको उनकी स्पीच को रिकॉर्ड कर रहा था, मैंने भी अपना रिकॉर्डर बंद किया, हम उठने लगे तो यकदम हमने देखा कि चाइनीज एम्बेसडर जो है वो रोस्टम पे पहुंच जाते हैं। उनको किसी ने इनवाइट नहीं किया, मुशाहिद सही साहब ने नहीं कहा आप जाएं या बात करें, कोई सवाल नहीं हुआ। तो उन्होंने आगाज यहाँ से किया कि डार साहब चूंकि आप गैर मुल्की दौरे से वापस आए तो 32 घंटे की फ्लाइट करके आए थे, तो मैंने पहले लंबी स्पीच नहीं की, लेकिन मुझे कुछ चीजें आप क्लैरिफाई करनी है। देन ही स्टार्टेड स्पीकिंग, जो सब कुछ छप चुका है उसको नरेट करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली जो एक उन्होंने पहला तो वहां पे ब्रीच ये हुआ ना कि उन्होंने एक प्रोटोकॉल को ब्रीच करते हुए वो वहां पे गए, उन्होंने बात की और फिर उन्होंने राइट टू रिप्लाई एक्सरसाइज किया, जो चीन और पाकिस्तान जैसे ममालिक के दरमियान, जिसको आप बेहतर भी समझते हैं और बात कर सकते हैं, इस तरह का पब्लिकली एक दूसरे को डिमोलिश करने वाली बात नहीं की जाती। तो दैट वाज द होल स्टोरी। उसके बाद मतलब पब्लिकली उन्होंने आप कह सकते हैं कि चीन के एम्बेसडर ने इसहाक डार साहब के उस बयानिए को रद्द किया। मैं जो इसहाक डार साहब का स्टेटमेंट है जो उन्होंने दिया प्रेसिडेंट शी को कोट करके, वो शायद दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात की डेप्थ है उसको हाईलाइट कर रहे थे। लेकिन उससे मैसेज शायद ये गया कि शायद जो चीन की हुकूमत है, चीन के जो सदर हैं, उनके लिए पाकिस्तान में चीन के शहरियों की जो सिक्योरिटी है या जो जिंदगी है वो इतनी मैटर नहीं करती जितना पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात मैटर करते हैं, विच इज़ आई बिलीव कि थोड़ा इनसेंसिटिव है और केयरलेस ऑन पार्ट ऑफ इसहाक डार। जो मुझे पता चला, जो मैंने बाद में पता किया, क्योंकि वो फॉरेन मिनिस्टर हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं और फॉरेन मिनिस्टर ऑफ कोर्स सेंसिटिव पोजीशन है, जो मुझे बताया दफ्तर खारजा के जराए ने कि उनके पास एक रिटन स्पीच थी, क्योंकि उनको नबे तुले अंदाज में बात करना होती है, तो वो रिटन स्पीच से हटे और जब आप हटेंगे तो फिर आपकी हर जो बात है वो काउंट हो गई। जो सिफारती ज़राए ने मुझे बताया कि ज़ाहिर है कि वहाँ पे ऑडियंस में हर तरह के लोग मौजूद थे, तो जाहिर है कि फिर वो एक ऑकवर्ड सिचुएशन थी कि वहाँ पे चीन के एम्बेसडर को इंटरवीन करके उस तासुर की नफ़ी करना थी कि शायद प्रेसिडेंट शी, क्योंकि उससे ये तासुर जा रहा था कि शायद चीन के शहरियों की पाकिस्तान में कोई इतनी वैल्यू नहीं है। एक तो ये हमारे पार्ट पे आई थिंक गलती। देखें, मैं पिछले हफ्ते मेरी भी चीन के एम्बेसडर से मुलाकात हुई थी और डिप्लोमेट से बात हुई थी, तो उनकी बातों से बहुत क्लियर है कि सिक्योरिटी जो है वो अब उनका प्राइम मोस्ट कंसर्न है। तो आई कैन अस्यूम कि इसहाक डार साहब तो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी तो बहुत हाई लेवल एंगेजमेंट होती है चीन की क़यादत के साथ, तो उनको तो उनकी सेंसिटिविटीज़ का पता होगा। तो यहाँ पर एक गलती हमसे ये हुई। फिर जाहिर है कि अगले दिन कल ब्रीफिंग थी दफ्तर खारजा की, तो कम से कम 15 सवाल दफ्तर खारजा की तर्जुमान से इससे रिलेटेड हुए कि ये जो वही आप कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल की क्या खिलाफ वर्जी है, क्या हम कोई एक्शन लेंगे चीन के सफ़ीर, जो कि ऑब्वियसली ऐसा हो नहीं सकता। तो उस पर फिर जो हमारी तर्जुमान है दफ्तर खारजा की, उन्होंने पूरा एक पहले कॉन्टेक्स्ट दिया कि हमारे वो गेस्ट हैं जो भी लोग चीन के यहाँ पे आके काम करते हैं, और एट द हाईएस्ट लेवल जब भी दहशतगर्दी के वाक़यात हुए पाकिस्तान ने चीन की क़यादत को एश्योरेंस दी है। और फिर इस बैकड्रॉप में उन्होंने, ये अंग्रेजी में है, वो कह रही हैं कि द स्टेटमेंट ऑफ द चाइनीज एम्बेसडर इज देयरफॉर परप्लेक्सिंग in view of the positive diplomatic traditions between Pakistan and China। ये मतलब अनथिंकेबल है कि पाकिस्तान की दफ्तर खारजा की तर्जुमान चीन के सफ़ीर के बयान को कहेंगे कि ये एक हैरान कुन है और जो दोनों मुल्कों के दरमियान एक ताल्लुकात में गर्मजोशी है, जो रिवायत है, उसकी अक्कासी नहीं करती। अब यहाँ तक तो बात ऑब्वियसली क्या कहते हैं कि ख़त्म हो गई। इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, आई थिंक हमारा प्रॉब्लम ये है, ब्लंट होना चाहिए कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात आपको पता है कि हर रोज़ होते रहते हैं, 5-10 लोग शहीद हो जाते हैं। शायद हम इम्यून हो गए हैं, तो लेकिन जो चीन है या कोई और मुल्क है, उनके जो शहरी हैं वो इम्यून नहीं है इस तरीके से। तो हमें थोड़ा सा डिफरेंट ट्रीट करना चाहिए। फॉरेन ऑफिस को भी इसके ऊपर फर्दर कमेंट नहीं करना चाहिए। और मैं ब्रेक पे जाने से पहले मैं यही एक और इस चीज, वैसे इसका एक हल भी है कामरान, अगर आप चाहें तो ये हल हो सकता है। आप इसहाक डार साहब को मुझे वापस कर दें। मैंने आपको पहले कहा था जब उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी कि आप ले तो गए हैं लेकिन आप हमें वापस कर दें। तो लेकिन जो इसहाक डार साहब जो कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो एक अच्छे
फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो साबित हो पाएंगे। वो तो द ज्यूरी, क्योंकि पहले भी वो काम कर चुके हैं, डिफरेंट सपोर्ट करूंगा, डिफरेंट व्यूज हैं, चलें वो आपकी पुरानी दोस्ती है। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले बिल्कुल ये चीज़ जो है कि एक छोटा सा हिकअप ज़रूर आया है। मेरी दफ्तर खारजा और जो बाकी डिप्लोमेटिक सोर्सेज हैं उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा कि कोई मामला को अब पसे पर्दा जो है वो बातचीत हुई है और फर्दर जो है इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होगी और कम्युनिकेशन को बेहतर किया जाएगा। और मेरी इतला के मुताबिक चीन के जो सफ़ीर हैं उन्होंने दफ्तर खारजा का दौरा किया, वहाँ पर जो रेलेवेंट हुकाम है उनके साथ बातचीत हुई और फैसला यही किया गया कि दोनों मुल्क जो हैं, जो इनके ताल्लुकात की नोयत है, वो पब्लिक फोरम्स के ऊपर इस तरीके से एक दूसरे को एम्बेरस नहीं करेंगे कि अगर कोई गलतफहमी हो भी जाती है तो उसको तरीके से रिजॉल्व करेंगे। ये डिसाइड हुआ है तो अच्छी बात है, क्योंकि दोनों मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकते कि उनके ताल्लुकात में किसी भी तरह की कोई रुकावट आए। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे ऑफ कोर्स मईशत की बात कर रहे हैं और FBR के टारगेट की बात करें कि जो पहले 4 माह का जो टारगेट, जो नंबर हमारे सामने आ गया है, वो हमें क्या बता रहा है। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 1 नवंबर है और जो 4 माह का नंबर है माली साल का, इस साल माली साल का जो FBR की कलेक्शन है वो हमारे सामने आ गया है। और FBR की कलेक्शन की बात करें, आपको पता है कि जो जून में बजट आया था तो रिकॉर्ड रेवेन्यू टारगेट सेट किया था, ऑलमोस्ट 13,000 अरब रुपए, जो कि बहुत से माहिरीन का ख्याल था कि ये अचीवेबल नहीं है। और अब जो 4 माह के नंबर आए हैं तो ऑलरेडी 190 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। ये एक्सपेक्टेड है या FBR के लिए ये हैरान कौन है कि वो अचीव नहीं कर पाएगा। कामरान, अब समझ नहीं आती रोंग या हंसू, इनको याद दिलाऊं इनकी जो इनकी नालायकियां हैं। देखिए, ये जो IMF के साथ हमारा प्रोग्राम साइन हुआ है ना, मेरा व्यू उसके ऊपर बड़ा क्लियर है। पहले दिन से प्रोग्राम की हमें जरूरत थी, उस वक्त भी थी, आज भी है, लेकिन जिस तरीके से जो डिजाइन है प्रोग्राम का, ये इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। ये रीओपन होना ही होना है। पहले रिव्यू में कर लें, 5वें में कर लें, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और IMF की मर्जी है, लेकिन एक अनईज एक आगे ही है इस प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से। और अब अथॉरिटीज जो हैं, पाकिस्तानी हुकाम जो हैं, वो बहाने भी ढूंढ रहे हैं, कुछ उनकी जेन्युइन भी वजूहात हैं कि क्यों टारगेट्स मिस हो रहे हैं। ये पहला प्रोग्राम होगा पाकिस्तान की तारीख का, ग़ालिबन रिसेंट हिस्ट्री माजी का हमें ज़्यादा नहीं पता, कि जो अपने अप्रूवल के 1 महीने के अंदर अंदर ही उसके ऊपर उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और इसमें नीयतों का फुकदान नहीं है, इसमें गलत जो इन्होंने डिज़ाइन इसका नेगोशिएशंस के हवाले से हुआ है, वहाँ उसका इशू है। अब बात कर लेते हैं FBR के टारगेट की। बिल्कुल इनको पता था ये अचीवेबल नहीं है, और मैं दोहरा देता हूँ अल्फाज साबिक चेयरमैन FBR अमजद ज़ुबैर टवाना के। उनको जब उन्होंने अपनी रिटायरमेंट ले ली तो मैं उनसे मिलने गया, तो मैंने उनसे पूछा, सर आप जा तो रहे हैं, आपने जुलाई का टारगेट भी कर दिया पहले महीने का, आगे बताएं क्या होगा। उन्होंने कहा, शहबाज राना, ये मेरी जगह पे 2 चेयरमैन FBR भी ला के बैठा दिए, टारगेट नहीं होगा। ये एक जाते हुए चेयरमैन FBR के जो रिटायरमेंट लेके जा रहे थे, उनके अल्फाज थे। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से बेस्ट जो उनको ऑफिसर थे अवेलेबल वो लगाया, वो भी बहुत बुरी तरह स्ट्रगल कर रहे हैं। अब जो नंबर्स की अगर बात करें नाज़रीन, 3,632 अरब रुपया इकट्ठा करना था 4 माह में। और याद रहे, इस पैसे को इकट्ठा करने के लिए हुकूमत ने बच्चों का दूध छोड़ा, ना डिब्बे वाला दूध छोड़ा, हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके के पल्ले कुछ छोड़ा, हर तरह के टैक्सेस लगाए। इसके बावजूद टैक्स रिफंड्स रोके गए सितंबर में भी, और फिर दोबारा अक्टूबर में एडवांसेस लिए गए सितंबर में। इसके बावजूद 3,442 अरब रुपया इकट्ठा हुआ है 4 माह में, और 190 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। ये काफी बड़ा शॉर्टफॉल है, और हम IMF को कमिटमेंट दे चुके हैं कि अगर शॉर्टफॉल जो है 1% ऑफ द टारगेट से ज्यादा होगा तो मिनी बजट आएगा। इस हवाले से आइंदा आने वाले हफ्ते में आपको कुछ ऐसी मजीद खबरें भी सुनेंगे जो भी हम आपको बता नहीं सकते। कुछ डेवलपमेंट्स हो रही है कि क्या होने जा रहा है। जो सबसे बड़ा इसमें अगेन प्रॉब्लम आ रहा है, 190 अरब रुपए का जो शॉर्टफॉल है, जो मेजर शॉर्टफॉल आ रहा है वो सेल्स टैक्स का, फेडरल एक्साइज ड्यूटी का और कस्टम ड्यूटीज का। इनकम टैक्स में जो टारगेट है, टारगेट से तकरीबन इन्होंने कोई 200 अरब रुपए ज्यादा इकट्ठा किया है। क्यों? क्योंकि हम पे बेतहाशा टैक्सेस लगा दिए गए हैं। सैलरीड क्लास ने सिर्फ 3 माह का जो डाटा मैंने आपके साथ शेयर किया था, 111 अरब रुपए का टैक्स पे किया था। इनकम टैक्स के अलावा बाकी तीनों सेक्टर जो टैक्सेस हैं इसमें बहुत ही बुरी हालत है, और ये इसके बावजूद के 25% जो है रिफंड्स की पेमेंट्स में अक्टूबर में कमी आई है। कामरान, तो ये नंबर्स तो इनकरेजिंग नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ऑब्वियसली ये जो टारगेट रखा गया था ऑलमोस्ट 13,000 अरब रुपए का, एक एम्बिशियस टारगेट है,
तो अगर आप उस वक्त रियलिस्टिक टारगेट भी रखते हैं, आमतौर पर यह भी होता है कि आप एक एम्बिशियस टारगेट रखते हैं, उसको अचीव करने की खातिर जाते हैं, अगर उसमें कुछ शॉर्टफॉल हो भी जाता है, बट ये कि आपने क्योंकि टारगेट ही इतना एम्बिशियस रखा है और कुछ उसमें शॉर्टफॉल हो जाए तो एक अचीवमेंट तो ये होती है कि क्योंकि आपने टारगेट ही इतना बड़ा रखा था लेकिन उसके करीब करीब ही पहुंचे, तो ये भी अचीवमेंट नहीं होती। अगर फर्ज करें ये 13,000 के बजाय 11,000 अरब रुपए का रखते, फिर हम 1,000 अरब रुपए उसमें कम होता तो क्या फायदा होता? नहीं, वो 11,000 अरब होता तो रियलिस्टिक होता ना, 13,000 अरब रुपए नहीं, बट हमारी जो होता है कि आमतौर पर एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, जिस तरह एक तो होता है कि बिजली का बिल जो हम जमा कराते हैं तो आखिरी तारीख को ही जाते हैं हम, तो जब आपने टारगेट ही फर्ज करें कि एक रियलिस्टिक रखा है तो हो सकता है कि हमारी हुकूमतें या एफबीआर की मशीनरी है वो उसी तरीके से ऑपरेट करती और उसमें भी शॉर्टफॉल नजर आता है। कामरान, ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडिपेंडेंट एक टारगेट है, इस टारगेट के आगे फिर बहुत सारे इंप्लीकेशंस हैं। खर्चे वफाकी हुकूमत के, सूबों के इसमें से 57.5% जाना है, उनके बजट जो है वो आउट हो जाते हैं, ये सारी चीजें उसकी इंप्लीकेशन। उसमें जो प्रॉब्लम उस वक्त ये था, जहां पे IMF के ऊपर ब्लेम जाता है वहां पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ऊपर भी ब्लेम जाता है। उनके ऊपर ब्लेम ये जाता है कि उनको ये चाहिए था कि अपने जो अखराजात हैं, जो तरक्याती बजट है, जो गैर तरक्याती अखराजात है, उसके ऊपर वो कट लगाते। उन्होंने उधर से खर्चा खुल के रखा, 1400 अरब रुपया बजट में रखा तरक्याती कामों के लिए, जो अब खुद ही उनको कम करके पहले ही 1100 अरब रुपया कर दिया है, और कामरान 3 माह में सिर्फ 37 अरब रुपया खर्चा हुआ है तरक्याती। उसके बावजूद मतलब कि इतना बड़ा बजट रखने का मकसद क्या था? अपने नंबर सारे आउट कर दिए ना। तो अब सूरत हाल जो है वो काफी हद तक खराब हो चुकी है अहदाफ के हवाले से इसके। और दूसरी एक जो चीज इसके अंदर एक पॉजिटिविटी भी है, वो ये है कि जो आपके इनकम टैक्स के गोशवारे हैं उसकी फाइलिंग में काफ़ी बेहतरी आई है। कल लास्ट डेट थी, हुकूमत फर्दर एक्सटेंशन नहीं दी, कल तक 51,30,000 गोशवारे जमा हुए और उसके साथ कोई 130 अरब रुपए का FBR को रेवेन्यू भी मिला है। लेकिन नाज़रीन, ऑल्दो ये नंबर पिछले साल से कम है, कुछ तकरीबन 65 लाख गोशवारे आए थे पिछले साल, पूरे साल में 2023 में। 24 में ये नंबर अभी तक तकरीबन 51,30,000 पहुंच गया। लेकिन जो इसके अंदर एक वरीसम एलिमेंट है जो FBR की कमजोरी को जाहिर करता है कि जो 51,30,000 गोशवारे आए हैं, इसमें 19,95,000 या रफली 20 लाख गोशवारे ऐसे हैं जिसके साथ कोई टैक्स पे नहीं हुआ। और यही जो नंबर पिछले साल था वो 10 लाख था। अगर पिछले साल जब 29 लाख गोशवारे आए थे आज की दिन तक जो है हुकूमत के पास, 29 लाख में जो थे वो तकरीबन 10 लाख गोशवारे ऐसे थे जिनके साथ कोई टैक्स पे नहीं हुआ था। तो गोशवारा जमा होना एक चीज और उसके साथ टैक्स आना दूसरी चीज है, और टैक्स काम में आना या ना आना ये FBR की इसके हवाले से जिम्मेदारी है। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डिस्कस करेंगे हुकूमत या FBR इसके हवाले से क्या जस्टिफिकेशन दे रहा है कि क्यों वो अपने अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहे हैं। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। हम जिक्र कर रहे हैं FBR की कारकर्दगी का, और तकरीबन 5 हफ्ते हुए हैं जब हमने नया IMF का प्रोग्राम साइन किया है। और शहबाज जैसे ब्रेक से पहले बता रहे थे कि कुछ जो शराइत हैं उस पर ऑलरेडी हम आप कह सकते हैं कि फॉल्टर कर रहे हैं, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो एक क्योंकि वक्त भी कम है हमारे पास, जो बहुत सी ज़ाहिर है कि एक एम्बिशियस टारगेट आप ये अचीव नहीं होगा, लेकिन एक जो चीज़ जिसको IMF ने भी एक्नॉलेज किया है, जो एक्सपेक्टेशंस थी या जो प्रोजेक्शंस थी, उसके मुकाबले में महंगाई की जो शरह है बढ़ने की, उसमें बड़ा तेज़ी से कमी आई है और उसकी वजह से आपके इंटरेस्ट रेट जो है वो बतदरीज कम हो रहे हैं। और मेजर जो आपका पता है कि चंक है इसमें 9,800 अरब रुपए का, वो आपकी इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं। तो अगर वहां से गवर्नमेंट को एक फायदा मिलता है तो डोंट यू थिंक कि इधर से अगर आपको एक FBR की तरफ से एक शॉर्टफॉल आता भी है तो बिकॉज ऑफ लो इंटरेस्ट रेट किसी तरीके से आप चीजें मैनेज कर जाएंगे? नहीं, देखिए मसला यह है कि जो IMF के प्रोग्राम है उसमें जो ओवरऑल जो बजट का खसारा है उसको टारगेट नहीं किया जाता। उसमें जिस चीज़ को टारगेट किया जाता है वो किया जाता है प्राइमरी को। अब प्राइमरी जो बजट का सरप्लस उन्होंने रखा हुआ है हदफ, उसमें जो कर्जों के ऊपर सूद किए देंगे उसको वो माइनस कर देते हैं। तो वो तो उसके ऊपर आप 1,000 अरब दें या 10,000 अरब रुपए दें, वो उसका IMF को परवाह नहीं है। ठीक है, वो कहते हैं इसको तो साइड पे कर देना आप, हमने आपका हिसाब लेना है। अगर IMF को छोड़ भी दें, ये एक एडवांटेज है ना गवर्नमेंट के लिए, डेफिनेटली एडवांटेज है, एक आर्गुमेंट है, बल्कि ये एक तरजीह अब दी जा रही है कि इस टैक्स टारगेट को कम करें। ये नहीं हासिल होने वाला 13,000 अरब रुपया, इसको उस हद तक तो कम से कम कर रहे ना जितनी उधर से आपको सेविंग एक्सपेक्टेड है 9,800 अरब रुपए की। उसकी भी कामरान कहानी कुछ ऐसी है 9,800 की कि वो जब 9,800 अरब रुपया भी रखा गया था हदफ, सॉरी उसके लिए एलोकेशन की गई थी कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी के लिए, वो एवरेज इंटरेस्ट रेट जो है 17.5%।
उसके ऊपर उसको रखा गया। तो पहले कुछ तो इम्पैक्ट आपने ले लिया जो आज तक 4.5% की कमी हुई। अब पीर वाले दिन दोबारा मीटिंग हो रही है स्टेट बैंक की, जिसमें वो अगली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेंगे, शरह सूद क्या होगी। तो अगर तो उसमें कुछ 4% तक 3-4% तक कमी आ जाती है, फिर 1% भी बहुत बड़ी कमी होती है, 300-325 अरब रुपया उसमें बच जाता है हुकूमत को साल का। तो उसका इम्पैक्ट जो रियलाइज होगा वो डिले होगा थोड़ा सा, कुछ जब उसकी अगली कूपन पेमेंट होगी कुछ 6 महीने के बाद, तो तब उसका आएगा। बट दैट इज अ पॉजिटिव, आप ठीक कह रहे हैं, उसको हुकूमत को रियलाइज करना चाहिए। अब जो टैक्स हुकाम है वो इन सारी चीजों को ये तोजीह पेश करें। जो आपने भी कहा, जब मैंने इस पर स्टोरी की तो बहुत सारे लोगों ने सवाल भी किया कि महंगाई कम होना तो अच्छी बात है, इसमें क्या बुरी बात है। महंगाई कम होना बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन मसला ये होता है कि जब आप एक प्रोग्राम निगोशिएट करते हो, उसके अंदर आप कुछ टारगेट सेट करते हो, उसकी कुछ एजम्पशंस होती हैं कि आपकी महंगाई की शरह ये ए होगी, आपके मुल्क में तरक्की की शरह ये होगी, बड़ी सनतों में इतनी तरक्की होगी, दरामदाद इतनी होंगी। तो वो जो उसकी जो एजम्पशंस थी वो खराब हो रही हैं, वो उस तरीके से एफपीआर के हदफ की हद तक खराब हो रही है, तो उनको वहां से हो रहा है खसारा। लेकिन हैविंग सेड दैट, तमाम की तमाम जो टैक्स कलेक्शन में फेलियर की जिम्मेदारी रॉन्ग एजम्पशंस के ऊपर नहीं डाली जा सकती। उसमें जो एफबीआर इन्फोर्समेंट करनी थी, ताजरों से 10 अरब रुपया लेना था 3 माह में, इन्होंने इनको समझा कि 10 लाख लेना, 10 अरब नहीं लेना। और यहां पे हुकूमत की कमजोरी, हुकूमत क्यों पॉलिटिकल सपोर्ट एफबीआर को नहीं दे रही। फिर इन्होंने और बहुत सारे जो इन्फोर्समेंट के मेजर्स लेने थे वो भी लेने थे। वजारत खजाना का इसके ऊपर ऑफिशियली मौक़िफ़ आ चुका है। ये जो अजम्पशंस के हवाले से हम लोगों ने स्टोरीज की थी, चारों बड़े अखबारात में आई थी, उनका ये कहना है कि ये जो अजम्पशंस आगे पीछे होती है इट्स अ नॉर्मल फंक्शन। लेकिन कैच इसके अंदर पता है क्या खबर क्या है, ये जो ओवरऑल ये जो बात हो रही है टारगेट्स को रीओपन करने की, टू द एक्सटेंट ऑफ एफबीआर, आईएमएफ के टारगेट्स को रीओपन करने की, ये बात वजीर खजाना के दफ्तर से शुरू हुई है। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं अभी विदहोल्ड कर रहा हूं, अगर किसी को मसला हो तो वजीर खजाना का ये भी बयान मेरी नजर से गुजरा, जिसमें उन्होंने ये कहा कि कोई मिनी बजट का आने का कोई चांस नहीं है, कुछ रीएडजस्टमेंट होंगी। अदर देन दैट, मतलब जो मैंने उनका अगर रीएडजस्टमेंट हो जाए तो अभी भी हम यही बात कर रहे हैं ना, तो टारगेट कम कर लें। हाँ, तो वो मिनी बजट का वो एटलीस्ट एज ऑफ नाउ वो रूल आउट करके नहीं आएगा। ये वजीर खजाना साहब की बात नहीं मानी जाएगी, आईएमएफ की मानी जाएगी प्रोग्राम के अंदर। चलें, इस पे हम नजर रखेंगे। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।